Okay, so in the last class we studied about a half bridge inverter जो हमें एक स्क्वायर वेव आउटपुट दे रहा था, और हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी वेवफॉर्म का, तो वो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फूरियर एनालिसिस, राइट, व्हिच गिव्स अस द हार्मोनिक स्पेक्ट्रम। और हमने ये देखा था कि जो स्क्वायर वेव है उसका जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 48.34%। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो प्रोमिनेंटली प्रेजेंट थे हार्मोनिक्स, दे वर ऑल लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। तो हमारा टारगेट ये था कि हम इन हार्मोनिक्स को हटाएं यहां से, ताकि हमें एक प्योर साइन वेव मिले, राइट। तो हमें ये सारे हार्मोनिक्स को हटाना था। दीज आर साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स विद फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और फिर हमने देखा कि ये जो फिल्टरिंग हम कर रहे हैं ये हम इंडक्टर और कैपेसिटर की हेल्प से कर रहे हैं। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हटाना कठिन है, क्योंकि इसके लिए हमें एल और सी की वैल्यू ज्यादा चाहिए, which means that the filter components will be bulky if we want to remove lower order harmonics. यहां तक हमने देखा था। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऑब्टेन करना एट द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर। लेकिन हमने देखा कि क्योंकि हम यहाँ पर डिस्क्रीट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, स्विचेस, जिनमें सिर्फ दो ही स्टेट्स पॉसिबल हैं, ऑन या ऑफ, तो इसका मतलब ये कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी एक ऐसा आउटपुट मिलेगा जिसमें डिसकंटिन्यूटीज होंगी बिकॉज ऑफ दिस स्विचिंग एक्शन। जबकि एक प्योर साइन वेव एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है, तो इन प्रिंसिपल वी कैन नॉट ऑब्टेन अ प्योर साइन वेव फ्रॉम द डीसी सोर्स एंड द स्विचेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेस्ट जो पॉसिबल है वो करना पड़ेगा, विच मीन्स कि वी हैव टू इमिटेट अ साइन वेव। हमें एक साइन वेव की नकल करनी पड़ेगी ताकि हमें साइन वेव जैसा आउटपुट मिल सके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने दो वेव फॉर्म्स ली। एक प्योर साइन वेव है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे है, लड़ से 50 हर्ट्ज की है। ये इसको हम कहते हैं रेफरेंस, ब्लू कलर की वेव फॉर्म। एक ग्रे कलर की जो वेव फॉर्म मैंने शो करी है, ये एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म, और इस वेव फॉर्म को हम कहते हैं कैरियर, राइट। सो आई हैव दैट रेफरेंस वेव फॉर्म एंड कैरियर वेव फॉर्म। हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस, दिस इज the mathematical expression for the reference waveform, this is the carrier waveform। तो हमने क्या किया, हमने एक कंपैरेटर लिया and we are comparing the reference with the carrier। ओके, तो दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो रेफरेंस कैरियर से ज्यादा होगा या कम होगा, है ना। इनके बीच में इंटरसेक्शन के पॉइंट्स होंगे जहां पर ये दोनों इक्वल है। तो उसके अलावा दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो रेफरेंस कैरियर से ज्यादा होगा या रेफरेंस कैरियर से कम होगा। ये जो आउटपुट्स आएंगे, जब रेफरेंस कैरियर से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि आउटपुट इज 1, और जब रेफरेंस की वैल्यू कैरियर से कम है तो हम कहेंगे आउटपुट इज 0। तो कुछ ड्यूरेशंस के लिए हमें वंस मिलेंगे, कुछ ड्यूरेशंस के लिए हमें जीरो मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे। और ये जो वैल्यूज हैं वंस और जीरोस की, इनकी हेल्प से हम मॉड्यूलेट करेंगे स्विच S1 को। यानी कि जब ये वैल्यूज 1 है तो स्विच S1 ऑन है, और जब ये वैल्यू 0 है तो स्विच S1 ऑफ है। और S2 हमें मालूम है कि दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ S1, राइट। इसलिए हम इसको इन्वर्टेड आउटपुट जो होगा एक, वो हम S2 को देंगे। आई शो दिस वेवफॉर्म्स। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस लिया, एक कैरियर लिया, फिर हम उनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में। तो देखो ये वाला जो ड्यूरेशन है, दिस ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, दिस रेफरेंस इज लेस देन द कैरियर। तो इस ड्यूरेशन में जो आउटपुट है वो कितना है, 0 है। फिर ये वाला ड्यूरेशन देखो, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, द रेफरेंस इज ग्रेटर देन द कैरियर। तो जो कंपैरेटर है उसका आउटपुट है 1 फॉर दिस ड्यूरेशन। तो ऐसे ये जीरोस और वंस का जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की हेल्प से हम S1 को ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि जितनी देर के लिए ये सीक्वेंस की वैल्यू 1 है उतनी देर के लिए स्विच S1 ऑन है, और जब ये 0 है तो स्विच S1 ऑफ है।
और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नल हम S2 को दे रहे हैं। सो S2 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ S1, यानी जब S1 का जो ड्राइविंग सिग्नल है 0 है, तब S2 का ड्राइविंग सिग्नल 1 है, राइट। तो इस तरह का से जब हम S1 और S2 को ऑपरेट करेंगे तो जो हमें आउटपुट दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा, राइट। दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू VDC, दिस इज माइनस VDC। और 50 हर्ट्ज का रेफरेंस था, तो ये देखो एक साइकिल जो है पावर साइकिल वो यहां पर खत्म हो रही है 0.02 सेकेंड्स। जब हम स्क्वायर वेव देख रहे थे तब हमने क्या देखा था कि हाफ ऑफ द टाइम के लिए, मैं स्क्वायर वेव को भी यहीं पर एक ड्रॉ कर देता हूं, हाफ ऑफ द टाइम के लिए वो इस तरह का था। द आउटपुट वाज लाइक दिस, यानी कि पूरे 0.1 सेकंड के लिए 0.01 सेकंड के लिए S1 ऑन था और पूरे 0.02 सेकंड के लिए S2 ऑन था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर एक साइकिल में ही S1 और S2 कई बार ऑन ऑफ हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज नाउ डिफरेंट फ्रॉम 50 हर्ट्ज, अब वो बहुत ज्यादा है। तो इसको, ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट, या इस स्कीम को हम कह रहे हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स की विड्थ को हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखो साइन फंक्शन कैसा होता है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू और फिर मिनिमम वैल्यू, है ना। ये वेवफॉर्म का पल्स की विड्थ भी ऐसे चेंज हो रही है, ये विड्थ बढ़ गई और फिर कम हो गई, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर ये बढ़ रही है ना, यहाँ पर मैक्सिमम है विड्थ और फिर कम हो रही है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इमिटेटिंग अ साइन वेव, हम एक साइन वेव का इमिटेशन कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। बहुत सक्सेसफुल वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है टू इमिटेट अ साइन वेव। और इस वेवफॉर्म का जब हम हार्मोनिक प्रोफाइल देखते हैं, दिस इज द PWM वेवफॉर्म, तो आप देखो कि यहाँ पर THD जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 145%, जबकि स्क्वायर वेव में था अराउंड 48%। इसका मतलब स्क्वायर वेव के कंपैरिजन में ये जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है ये बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड किस के रिस्पेक्ट में, साइन वेव के रिस्पेक्ट, ओके। लेकिन हमारा मेन कंसर्न THD नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें फिल्टर लगाना है। हमारा मेन कंसर्न है हार्मोनिक प्रोफाइल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है, यानी थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, these harmonics are absent here, है ना। एक कंपैरिजन के लिए ये वाली देखो, ये जो पहला वाला हार्मोनिक प्रोफाइल है दिस इज फॉर अ स्क्वायर वेव, और उसके नीचे जो है प्रोफाइल है दैट इज फॉर द PWM वेवफॉर्म। तो देखो यहाँ पर जो हार्मोनिक प्रोफाइल है वो PWM वेवफॉर्म का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअर ऑर्डर ऑलमोस्ट 0 है, यहाँ पर लोअर ऑर्डर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर ऑर्डर कम है, यहाँ हायर ऑर्डर बहुत ज्यादा है। लेकिन हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना आसान है, क्योंकि उसके लिए जो फिल्टर रिक्वायरमेंट्स हैं L और C की वैल्यूज, वो वैल्यूज बहुत कम रहेंगी, राइट। सो ऑल्दो हमें टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ज्यादा दिख रहा है, स्टिल PWM वेवफॉर्म ज्यादा अच्छी है, क्योंकि फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट्स आर लेस, ओके। सो THD हमारा अकेला क्राइटेरिया नहीं है वेवफॉर्म को जज करने का। तो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, मान लो तुम्हारे पास फोटोवोल्टाइक पैनल्स हैं और उससे उसको तुम ग्रिड से कनेक्ट करना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से जो आउटपुट मिलता है वो DC मिलता है, तो हमें यहाँ पर DC टू AC कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है और फिर हम इसको ग्रिड से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ग्रिड से जोड़ने के लिए जो कोड है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो है IEEE 519, और उसके अनुसार क्या होना चाहिए, THD की वैल्यू लेस देन 5% होनी चाहिए, और हर हार्मोनिक की वैल्यू भी 5% से लेस होनी चाहिए। तो हम ना तो इसको डायरेक्टली
ग्रिड से जोड़ सकते हैं ना इसको डायरेक्टली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ने से पहले यहाँ पर एक एलसी फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो एलसी फिल्टर लगाना किसके लिए ज्यादा आसान है, कौन सी आउटपुट के लिए, पीडब्ल्यूएम आउटपुट के लिए एलसी फिल्टर लगाना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स ज्यादा है। ओके, भले ही टीएचडी भी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आपने एक बार फिल्टर लगा दिया तो टीएचडी कम आ जाएगा 5% से कम पर। फिल्टर आप स्क्वायर वेव में भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको भारी फिल्टर चाहिए होगा, बल्कि फिल्टर चाहिए होगा, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी विल बी मोर एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर PWM output. Okay, so this is called pulse width modulation. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो सबसे सिंपल तरीका है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का, वो है एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो ये मैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर का स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। इसमें दो स्विचेस लगे हमें, S1 और S2। मैं एक बार फिर से बनाता हूँ उनको यहाँ पर। एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर इस तरह का दिख रहा था। I used two switches S1 and S2। ये लोड था, ये इनपुट वोल्टेज था VDC। तो हमने क्या देखा, इसको यूज करके हम दो तरह का आउटपुट ले सकते हैं। एक तो है स्क्वायर वेव आउटपुट ले लो। स्क्वायर वेव आउटपुट में क्या अच्छी चीज है, अच्छी चीज ये है कि S1 और S2 की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम। ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज की आउटपुट चाहिए मुझे, वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो S1 भी 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करेगा, S2 भी 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करेगा। इसके साथ खराबी क्या है, इसकी खराबी है कि ये वाली जो वेवफॉर्म मिलेगी, इसका हार्मोनिक प्रोफाइल अच्छा नहीं होता, उसमें लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं बहुत ज्यादा, और उसके कारण क्या होता है, बल्कि फिल्टर की जरूरत पड़ती है। इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हम एक और वेवफॉर्म ले सकते हैं जिसको हम पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म कहते हैं। उसमें क्या हो रहा है, कई बार ऑन ऑफ हो रहा है, और ये एक साइन वेव को इमिटेशन कर रहा है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेट हो रही है यहाँ। तो इसके साथ नुकसान क्या है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी हाई। बहुत ज्यादा बार जो स्विचेस हैं वो ऑन ऑफ हो रहे हैं, और इसके कारण क्या होगा, स्विचिंग लॉसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, वो ये है कि फिल्टर का साइज हो जाएगा कम। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में वी यूज पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी। जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं साइन वेव इन्वर्टर बोल के जो बेचते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर्स। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखो, ये जो पीक वैल्यू है ये कितनी होगी इसमें, VDC, और लो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो वैल्यू है -VDC। ऐसे ही पीडब्ल्यूएम में भी हुआ था, +VDC एंड माइनस। आपने इनपुट कितना दिया था यहाँ पर, आपने इनपुट दिया था 2 VDC, यानी कि आपको जो लोड में जो वोल्टेज मिल रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज का हाफ मिल रहा है। दूसरी चीज, S1 का हमने देखा था कि वोल्टेज स्ट्रेस कितना होगा, जब ये ऑफ होगा तो वोल्टेज स्ट्रेस हमने देखा था कि वो 2 VDC के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। आपको अगर आउटपुट की पीक वैल्यू VDC चाहिए तो आपको स्विच जो है 2 VDC का यूज करना पड़ेगा। मान लो आपको एक इंडक्शन मोटर चलानी है, और मान लो ये वाला वोल्टेज हमें 600 वोल्ट चाहिए पीक वैल्यू, तो आपको स्विच जो है वो 1200 वोल्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। ओके, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, द वोल्टेज स्ट्रेस ऑफ द स्विच इज डबल द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट। आउटपुट के पीक से वो डबल वोल्टेज स्ट्रेस का स्विच आपको यूज करना पड़ता है। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल है, दो ही स्विच से काम हो रहा है। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम जो सर्किट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, फुल ब्रिज को हम एच ब्रिज भी कहते हैं। तो यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर शो किया है, दिस इज अ फुल ब्रिज स्ट्रक्चर। नाउ दिस हैज 4 स्विचेस। ये हाफ ब्रिज, दो हाफ ब्रिज को ले लिया हमने तो फुल ब्रिज बन गया, राइट। सो देयर आर 4 स्विचेस हियर, S1, S2, S3 एंड S4। S1 और S2 साथ में ऑन नहीं हो सकते कभी, क्योंकि उसके कारण क्या होगा, जो डीसी सोर्स है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि S2 जो होगा वो S1 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमेशा। इसी तरह से S4 जो होगा
वो S3 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमेशा. सो दे आर टू ग्रुप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस. ओके, ये जो लोड है ये AC लोड है, जो हमने वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू 2 VDC. अब ये दोनों याद रखना, ठीक है. हाफ ब्रिज और हाफ ब्रिज में क्या हुआ था? हाफ ब्रिज में हुआ ये था कि इनपुट अगर 2 VDC था तो स्विच भी 2 VDC का यूज करना पड़ा, लेकिन आउटपुट का जो पीक मिला वो कितना मिला? सिर्फ VDC मिला था. तो जैसे हमने हाफ ब्रिज को एनालाइज किया था वैसे हम फुल ब्रिज को भी एनालाइज करेंगे. यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको एक लेग कह रहा हूँ. ये एक हाफ ब्रिज जैसा ही पार्ट है ना. हाफ ब्रिज में कैसा? 2 स्विचेस थे और एक टर्मिनल था जो कि लोड वाला पॉइंट. तो इसमें एक लेग A है ये और एक लेग B है. So this full bridge has got 2 legs which are half bridges. इसको ऑपरेशनल स्टेट्स को समझने के लिए हमने क्या किया, ये जो बीच वाला पॉइंट था इसको हमने मान लिया रेफरेंस. अगर हम इसको रेफरेंस मान ले यानी कि इस पोटेंशियल को हम एज्यूम कर लें 0 वोल्ट्स, तो ये वाला जो पोटेंशियल है दिस विल बी प्लस VDC और ये वाला जो पोटेंशियल है ये होगा माइनस VDC. ठीक है. ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और O का, ये डिपेंड करेगा कि S1 ऑन है या S2 ऑन. अगर S1 ऑन होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VDC और अगर S2 ऑन है तो ये पोटेंशियल हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा माइनस VDC. ये सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट VAO या VBO पर नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है VAB पर, यानी लोड को क्या दिखा. तो लोड वोल्टेज जो होगा वो इनका डिफरेंस होगा VAO माइनस VBO. तो हम इसकी स्टेट्स देखते हैं. इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने S1 को भी ऑन कर दिया, S3 को भी ऑन कर दिया. तो जब आप S1 को ऑन करोगे तो ये जो पोटेंशियल है प्लस VDC वो A में आ जाएगा. S3 को भी हमने ऑन किया तो ये पोटेंशियल VDC जो है वो B में आ जाएगा. तो हमारा इंटरेस्ट क्या था? VAB देखना. तो A का पोटेंशियल VDC है, B का पोटेंशियल भी VDC है, यानी कि जो लोड को पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा दैट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट. साथ में हमें ये भी देखना है कि जो स्विच ऑफ है यानी S2 और S4 उनका वोल्टेज स्ट्रेस कितना है. तो S2 में देखो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल है प्लस VDC और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल है माइनस VDC. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 VDC, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज 2 VDC जो था. ओके. इसमें एक और पॉसिबिलिटी है. एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम S2 को ऑन कर दें, S4 को ऑन कर दें और ऊपर वाले जो 2 स्विचेस हैं इनको हम ऑफ रखें. तो जब हम S2 को ऑन करेंगे तो A का पोटेंशियल होगा माइनस VDC, S4 को ऑन करेंगे तो B का पोटेंशियल होगा माइनस VDC, यानी A और B सेम पोटेंशियल पर रहेंगे. तो जब हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0. पिछले बार भी ये 0 था, इस बार भी 0 है, लेकिन पिछले बार एक दूसरे सेट ऑफ स्विचेस से हमें मिला था 0, इस बार दूसरे सेट ऑफ स्विचेस से हमें 0 मिल रहा है. ये जो स्विच ऑफ है इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये नीचे वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल है माइनस VDC और ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल है प्लस VDC. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 VDC. यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज स्ट्रेस है अक्रॉस S1 दैट इज 2 VDC. राइट. अब हम आते हैं एक दूसरे स्टेट पर. ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? S1 को ऑन कर दिया, S3 को ऑफ रखा है, S2 को ऑफ रखा है और S4 को ऑन कर दिया. तो देखो जब हमने S1 को ऑन किया तो A में पोटेंशियल कितना आ जाएगा? प्लस VDC. और जब हम S4 को ऑन करेंगे तो B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस VDC. तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे VA माइनस VB तो वो क्या होगा? VDC माइनस माइनस VDC, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 VDC. ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए हम KVL भी अप्लाई कर सकते थे, है ना. जो करंट का फ्लो हो रहा है वो S1 लोड, S4 और सोर्स. तो ये वाला जो लूप था इसमें अगर हम KVL लगाएं तो देखो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट तो हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 VDC, तो ये हो गया प्लस 2 VDC. और फिर हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं माइनस VAB दैट इज इक्वल टू 0. सो VAB इक्वल टू 2 VDC.
फाइनली जो एक पॉसिबिलिटी है वो ये है कि S1 को हम ऑफ रखें, S3 को ऑन कर दें, S2 को ऑन कर दें और S4 को ऑफ रखें। तो S2 को ऑन करेंगे तो A का पोटेंशियल हो जाएगा -VDC, S3 को ऑन किया तो B का पोटेंशियल हो गया +VDC। अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। पिछले बार क्या हुआ था, A was at higher potential with respect to B, और इस बार क्या हो रहा है, B is at higher potential with respect to A। यही हम चाहते हैं ना, इन्वर्टर है तो हम चाहते हैं कि पोलैरिटी जो है वोल्टेज की वो चेंज होती रहे, राइट। तो यहां पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू -2VDC, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू में मैंने क्या बताया था, शुरू में मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ 4 स्विचेस हैं। हर स्विच क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, राइट। तो S1 के लिए 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं, S2 के लिए 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं, S3 के लिए 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं और S4 के लिए 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो 16 स्टेट्स होनी चाहिए पॉसिबल, लेकिन 16 स्टेट पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इनवैलिड है, यानी S1 और S2 को आप साथ में ऑन नहीं कर सकते। तो हमने रूल क्या बताया था, हमने रूल बताया था कि S2 विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ S1, S4 विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ S3। यानी हमारे पास इंडिपेंडेंट स्विचेस जो हैं वो 4 नहीं है, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट स्विचेस हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, ठीक है। S2 का ऑपरेशन S1 पर डिपेंड करता है और S4 का ऑपरेशन S3 पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास 2 ही इंडिपेंडेंट स्विचेस हैं, S1 और S3। तो S1 के पास 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं, S3 के पास 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो टोटल पॉसिबल स्टेट्स कितनी है, 4 पॉसिबल स्टेट्स, मतलब कॉम्बिनेशंस, ऑन और ऑफ के कॉम्बिनेशंस। तो 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने एनालाइज किए, मैं उनको यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। दीज आर द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन, ऊपर वाले दोनों ऑन है, आउटपुट की वैल्यू 0 है। दूसरा कॉम्बिनेशन, नीचे के 2 स्विच ऑन है, आउटपुट की वैल्यू 0 है। तीसरा कॉम्बिनेशन, पहली लेग का ऊपर वाला स्विच ऑन है और दूसरी लेग का नीचे वाला स्विच ऑन है, आउटपुट की वैल्यू +2VDC। और फोर्थ कॉम्बिनेशन, दूसरे लेग का ऊपर वाला स्विच ऑन है और पहली लेग का नीचे वाला स्विच ऑन है, तो आउटपुट की वैल्यू -2VDC, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर कैन गिव यू 4 पॉसिबल स्टेट्स। ये जो 2 स्टेट है पहले वाली, इसमें देखो आउटपुट की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, ऑल्दो स्विचिंग कॉम्बिनेशंस अलग अलग है। ऐसे स्टेट्स को हम नाम देते हैं रिडंडेंट स्टेट्स, ठीक है। अभी इसमें हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है आउटपुट की पीक वैल्यू। आउटपुट की पीक वैल्यू कितनी है, 2VDC है। इनपुट कितना था, 2VDC था। वोल्टेज स्ट्रेस कितना है, 2VDC है। ये है फुल ब्रिज इन्वर्टर का सबसे बड़ा फायदा। क्या फायदा है इसमें, आउटपुट जितना होगा पीक वैल्यू, जो वोल्टेज, जो स्विचेस आप यूज करोगे उनका वोल्टेज स्ट्रेस भी उतने के ही बराबर हो। हाफ ब्रिज में क्या हो रहा था, हाफ ब्रिज में आउटपुट जितना था पीक, जो हमें स्विचेस लेने पड़ रहे थे उनका वोल्टेज उससे डबल था, है ना। हम इसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो हमारा क्या कंक्लूजन है, फुल ब्रिज इन्वर्टर में, फुल ब्रिज इन्वर्टर में जो पीआईवी है वो हाफ ऑफ द हाफ ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। तो पीआईवी जो है फुल ब्रिज में कितना था, 2VDC था, और आउटपुट कितना था, ये भी 2VDC था। हाफ ब्रिज में क्या हो रहा है, पीआईवी जो है वो तो 2VDC है, लेकिन आउटपुट का जो पीक है वो VDC। तो ये दोनों, ये आपस में ये रिलेशन हम देखें तो फुल ब्रिज इन्वर्टर इज मोर एडवांटेजियस। अगर आपको 600 वोल्ट का पीक चाहिए आउटपुट में, तो आपको जो स्विचेस यूज करने पड़ेंगे वो भी 600 वोल्ट के ही यूज करने पड़ेंगे फुल ब्रिज स्ट्रक्चर। हाफ ब्रिज में लेकिन क्या होगा, अगर आपको 600 वोल्ट का पीक चाहिए तो जो स्विचेस होंगे वो मिनिमम 1200 वोल्ट्स के होंगे। फुल ब्रिज का डिसएडवांटेज यहां से क्या दिख रहा है हमें, ये डिसएडवांटेज दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्विचेस आर मोर, ठीक है। बट इससे हमें कोई बहुत
ऑपरेशनल डिफिकल्टीज नहीं आती अगर हम नंबर ऑफ स्विचेस डबल भी यूज हो रहे हैं तो भी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन अ फुल ब्रिज इन्वर्टर एंड हाफ ब्रिज इन्वर्टर। फुल ब्रिज इन्वर्टर को फिर आप किसी भी मोड में आप चला सकते हो, स्क्वायर वेव भी ले सकते हो उससे। स्क्वायर वेव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर वेव चाहिए, तो आप क्या करोगे, 10 मिलीसेकंड के लिए S1 और S4 को ऑन रखो तो आपको 2 VDC मिलेगा। 10 मिलीसेकंड के लिए S3 और S2 को ऑन रखो तो आपको -2 VDC। तो इसको आप स्क्वायर वेव मोड में चला सकते हो, आप इसको PWM मोड में भी चला सकते हो। S1 और S4 को साथ में ऑन करो, S2 और S3 को भी साथ में ऑन करो, तो उससे हमें PWM आउटपुट भी मिल जाएगा, राइट। सो दिस कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट बिटवीन the full bridge and half bridge structures.